हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक बेसिक ऑफ फ्लूइड डिस्कस करने जा रहा हूँ। बिल्कुल बेस से उठाऊँगा और हाई हाई कॉन्सेप्ट तक का ले जाने की कोशिश करूँगा, जिससे जो मेरे स्टूडेंट्स कॉलेज गोइंग हैं या जो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ये वीडियो। प्लीज़ अपना रिव्यू कमेंट में लिखें कि कैसा लगा आपको। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक ऑफ फ्लूइड्स। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड क्या होता है? अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ shear और टेंजेंशियल फोर्स। shear और टेंजेंशियल फोर्स वो क्या होगा? शेयर और फ्लो होगा। जब हम टेंजेंशियल और शेयर फोर्स लगाएंगे तो फ्लो होगा। अब ये फ्लो क्या होगा? क्योंकि फ्लो क्यों होगा? क्योंकि कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा। कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन के कारण ही वो फ्लो होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है दिस कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन इज नोन एज फ्लो बिहेवियर। चाहे वो लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, वो फ्लूइड ही आप कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे, इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं। आप देखिए, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। सॉलिड में हमने एक ये देखिए, एक ये सॉलिड ले लिया, उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी। जब मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस पर, टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो उसकी कंडीशन ये हो गई। आप मान लिए ये हो गई। अगर विद इन इलास्टिक लिमिट लगाया है तो ये अपनी जब हम शेयर फोर्स हटाएंगे, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट हमने लगाया है फोर्स, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। अगर नहीं इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लगाया है तो वैसे की वैसे ही डिस्टॉर्शन आ जाएगी। अगर और ज़्यादा लगाएंगे तो वो ब्रेकेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि ये फ्लो तो नहीं हो पा रहा है, ना कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्म हो पा रहा है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। तो ये सॉलिड जो है ये फ्लूइड नहीं हुआ। यही हम एग्जांपल लिक्विड और गैस के केस में देखेंगे। एक सरफेस ले लेंगे, सरफेस के ऊपर वो पाइप ले लेते हैं, मानिए पाइप है, इमेजिनरी पाइप है, उसमें वो वाटर फ्लो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल की बात करेंगे, एक फ्लूइड पार्टिकल की बात करेंगे और इसे देखेंगे, ये देखिए एक फ्लूइड पार्टिकल पे बात की है, वो टी बराबर 0 पे ए पे था। विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस हम बात कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। उसके बाद टी बराबर 1 सेकेंड पे वो ए डैश पे आया, ए डैश पे आया। फिर कुछ टी बराबर 2.5 सेकेंड पे ए डबल डैश पे आया, 3 सेकेंड पे ए ट्रिपल डैश पे आया। तो विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस यहाँ पे आया, तो वो हम देखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सरफेस में। क्या हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वो हम निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड और गैस के केस में। तो ये फ्लूइड की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे। आपको फ्लूइड्स तो समझ में आ गया होगा, आई होप। ये सब लिखी हुई है नोट्स आपके, ये पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब वही लिखा हुआ है एकदम। तो ये एक बार मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये सॉलिड के केस में आपने देखा था, हेयर अ कांस्टेंट फोर्स देयर इज अ फिक्स्ड डिफॉर्मेशन फॉर अ मटेरियल, में भी परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी, और ब्रेकेज भी हो सकता है अगर ज़्यादा आपने लगा दिया। फिर आता है कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन, हाउ टू प्रॉपरली, ये लिक्विड और गैस के केस में है। ठीक है, तो हेयर अ कांस्टेंट फोर्स हेयर इज कॉन्टीन्यूअस डिफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड्स कर रहा था। मैंने देखा था एक फ्लूइड पार्टिकल का लिया था और उसे देखा था टी बराबर 0 सेकेंड पे, फिर कुछ सेकंड बाद, फिर कुछ सेकंड बाद, तो वो मूव कर रहा था, कॉन्टीन्यूअस फ्लो कर रहा था। तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया था वन है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या देख रहे थे? वन एटम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम सरफेस के रिस्पेक्ट में देख रहे थे और टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। फिर आता है एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है और एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है। तो इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, अभी हमने क्या लिया था? सिंगल फ्लूइड पार्टिकल बिहेवियर को स्टडी की करने की कोशिश की करवाई थी, और ये दिखाया था कि फ्लूइड कैसे फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे है फ्लूइड एज अ कॉन्टिनम, मतलब ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हम देखेंगे, इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं उनको मान के हम एक सिस्टम मान लेते हैं। ये देखिए, ये नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, इसे हमने एक सिस्टम मान लिया है, इसे हमने एक सिस्टम मान लिया है।
तो इसके नॉर्म्स क्या होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल कैन बी ट्रीटेड एज निग्लिजिबल कंपेयर टू characteristic dimension of the system. Therefore entire mass of the fluid can be treated as a continuous distribution of mass, which is known as continuum. इसी को continuum principle कहते हैं. आगे देखते हैं बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टी. बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टी में डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास की यूनिट होती है केजी, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब. तो केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी की यूनिट हो गई. डेंसिटी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करती है. इट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू. क्या है ये? एब्सोल्यूट वैल्यू है. इट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू. अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज होगी लिक्विड के केस में, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी. ठीक है, आपको ये देखना होगा. अभी मैं आगे इसी से डेंसिटी से विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, फिर आगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, वो सब हम आगे देखने वाले हैं. तो वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. और एयर है, गैसेस में एयर स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है और लिक्विड में वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है. आपको ये याद रखना है. तो ये इसकी डेंसिटी दोनों की याद भी होनी चाहिए कि वाटर की होती है, लिक्विड के केस में लिक्विड स्टैंडर्ड फ्लूइड है और 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है. और एयर के केस में वो गैसेस के केस में एयर स्टैंडर्ड फ्लूइड है और उसकी डेंसिटी होती है 1.21 kg पर मीटर क्यूब होती है. ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं. स्पेसिफिक वेट. स्पेसिफिक वेट क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास, आप डिफरेंस जानते होंगे. मास जो होता है, मास की यूनिट होती है केजी. मास जो होता है उसकी यूनिट होती है केजी होती है. और वेट जब आता है तो वेट में क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स भी आ जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन या ग्रेविटेशनल तो mg दिखाते हैं. तो ये क्या हो जाता है? वेट हो जाता है हमारा. वेट जिसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी. ठीक है फ्रेंड्स. तो स्पेसिफिक वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है. वेट क्या होता है? mg होता है. हमारा वेट क्या है? mg तो है पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, तो उसे क्या हो जाएगा? रो जी, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? रो हो गया जी. ठीक है, आपको आई होप समझ में आया होगा. तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाती है. और इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम. थर्ड आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. तो फॉर लिक्विड हमने बताया था वाटर फ्लूइड स्टैंडर्ड होता है जिसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा होती है. फॉर गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर होती है या हाइड्रोजन होती है. ओके, अगर हम यहीं पे इसकी बात करें, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर लिक्विड हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी में क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी? पहले बढ़ेगी फिर घटेगी या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी? तो फ्रेंड्स आप बताइए. आई होप आप समझ गए होंगे. तो आप ये जवाब देंगे कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, उसके बाद फिर ड्रास्टिकली डिक्रीज होगी. ठीक है, ओके. फिर आता है चौथा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव डेंसिटी का. रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं. रिलेटिव ρ1/ρ2. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके पूछ रहा है वो होता है. बस ये याद रखिए, दो रिलेटिव डेंसिटी की कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये दो डेंसिटीज़ का रेशियो है. ठीक है, उसके बाद एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी का. कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? बीटा बराबर -dv/v. अब ये माइनस क्यों लगाया है? हम किसी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो क्या उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा? वो नेगेटिव उसी चीज़ को दिखा रहा है, -dv/v अपॉन dp. ठीक है, और ये याद रखिए कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं. जैसे ये है मास तो कांस्टेंट होगा किसी चीज़ का, मैटर का. तो रो ए बराबर कांस्टेंट. इसे अगर हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रो डी वी प्लस वी डी रो इक्वल्स टू 0. क्या मास कांस्टेंट है, इसे पार्शली डिफ्रेंशिएट किया है. तो -dv चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी. तो हम बीटा को क्या लिख सकते हैं? डी रो अपॉन डी पी इंटू 1/रो.
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या होता है, इफ़ रो इज़ नॉट कांस्टेंट, चेंजिंग है, तो क्या होगा, रो रो चेंजिंग है, मतलब कह रहे हैं रो इज़ नॉट कांस्टेंट, चेंजिंग है, रो इज़ नॉट कांस्टेंट चेंजिंग है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो क्या होगा, डी रो मतलब कि डी रो तो जीरो नहीं होगा, कोई वैल्यू देगा, तो बीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, बीटा जब जीरो नहीं होगा तो वो कंप्रेसिबल है। अब रो इज़ नॉट चेंजिंग कांस्टेंट है, तो डी रो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। रो इज़ नॉट कांस्टेंट, तो डी रो की कुछ वैल्यू आएगी ना, कुछ तो वैल्यू आएगी ना, तो बीटा जीरो नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे क्या है, रो इज नॉट चेंजिंग, मतलब कांस्टेंट है, तो इस केस में डी रो इक्वल टू जीरो हो गया, इसमें कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब ये होता है, जैसे हमने एक थोड़ा एग्जाम्पल टाइप कर दे रखा है, यहाँ देखिएगा, फॉर लिक्विड कंप्रेसिबल है कि नहीं ये देखना है। तो वाटर की जो थी, वाटर की जो 1 एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी थी 990 थी, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1003 हो गई kg/m³। तो चेंज इन डेंसिटी कितनी हुई आपकी, चेंज इन डेंसिटी 5 kg/m³। तो परसेंटेज चेंज क्या हुआ, ये हुआ। तो परसेंटेज चेंज ये हो गया, क्या किसको दिखा रहा है, बीटा की वैल्यू को, कितना कंप्रेसिबल है। लिक्विड इज ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल लिक्विड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिक्विड इज कंप्रेसिबल एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, क्योंकि 0.05 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एग्जांपल को देख के समझिएगा आप लोग। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बीटा जो होता है, जो बीटा होता है, बीटा इज इक्वल्स टू, अभी पढ़ा, डी रो चेंज इन डेंसिटी अपॉन डी पी इंटू 1/रो। अगर हम कह रहे हैं रो इज कांस्टेंट है, तो डी रो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आपकी। तो ठीक है, अगर डी रो नॉ मतलब डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो डी रो क्या है, जीरो है, और अगर चेंजिंग है तो डी रो कुछ वैल्यू आएगा, तो वो बीटा इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वही मैंने पिछला समझाया था पिछली बार, ठीक है। फिर हाईली कंप्रेसिबल, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है, पी बराबर एम आर टी, पी वी बराबर, ये देखिए, पी वी बराबर एम आर टी, ठीक है, पी इक्वल्स टू एम अपॉन वी आर टी। तो मास पर यूनिट क्या हो जाएगा, डेंसिटी, देखिए वो वही वही चीज़ लिखिए, एम अपॉन वी क्या आ गया, डेंसिटी हो गई। तो प्रेशर क्या है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी बढ़ेगी, वहाँ पे देखो डेंसिटी जब मैंने कहा था, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, ये रेसिप्रोकल है। तो इससे समझ में आया क्यों है। आई होप, मुझे डेंसिटी में जब मैंने कहा था कि प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटेगी, उसका कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ दे दिया है आपको बहुत अच्छे से। आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए, वीडियो बार बार देखिए, आगे पीछे पॉज करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आई होप आप अच्छा फील करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आता है मैक नंबर का। मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम, तो वी अपॉन सी। अगर मैक नंबर 0.3 से लेस देना है, कम है, तो गैस कैन बी ट्रीटेड एज कंप्रेसिबल, वरना नहीं। ये याद रखना, मैक नंबर इज लेस देन 0.3, देन गैस कैन बी ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बता चुके हैं हम, उसी से ये आ जाता है, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ फ्लूइड मीडियम होता है सी बराबर √k/रो, ठीक है। के क्या है, बल्क मॉडुलस है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। आई होप आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। तो हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी बराबर 1/रो, डी रो अपॉन डी पी। फिर हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, P बराबर रो आर टी, आपको बता ही दिया है पिछली बार मैंने। तो डेंसिटी बराबर P अपॉन आर टी हो गया। यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू मैंने पुट की है और कुछ नहीं किया, डेंसिटी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, इसमें डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। मैंने कहा बीटा आप जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी बराबर 1/रो
डी रो अपॉन डी पी, ठीक है, और पी बराबर रो आर टी, इतना बताया है। इससे रो की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है बस, और कुछ नहीं किया है। तो जब ये पुट करेंगे तो डी रो अपॉन डी पी बराबर 1 अपॉन आर टी आ जाएगा। तो बीटा बराबर 1 अपॉन पी, ठीक है, बीटा आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रो आर टी आ रहा है और रो आर टी किसके इक्वल था, पी के इक्वल था। आप समझ रहे होंगे, आई होप समझ गए होंगे। फिर एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस, ठीक है, फिर हमने बीटा लिखा, हमें पता था। इसमें एडियाबैटिक क्या है, तो एडियाबैटिक इक्वेशन आप जानते हैं क्या होती है, पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या रो वी की पावर गामा, ठीक है, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि पी और क्या था, पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो था, तो वहाँ पे रो लिख दिया। फिर क्या होता है, और वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट की। फिर मास कांस्टेंट होना है, फिर इसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया, आपको मैं बता चुका हूँ, और डिफरेंशिएट करना सबको आता ही होगा आई होप। जैसे फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसे डिफरेंशिएट कैसे किया गया, पहले रो को एक बार इसे कांस्टेंट मानेंगे, पी को कांस्टेंट मानेंगे, और रो को वेरिएबल मानेंगे, उससे करेंगे। एक बार रो को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, फिर पी को वो मान के करेंगे। तो जब करेंगे तो ये आ जाएगी सिचुएशन आपके सामने, ये आ जाएगी, ठीक है, डी रो अपॉन डी पी बराबर रो अपॉन गामा पी। तो जब उसे सिंपली रखेंगे उसी में, तो ये वैल्यू एन टाइम में आ जाएगी, बीटा बराबर 1 अपॉन गामा पी। वहाँ पे पी आ रही थी आइसोथर्मल में, यहाँ पे क्या आ रही है, गामा पी आ रही है, ये याद रखना है। तो के एडियाबैटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल होता है, बता चुका हूँ मैं, तो गामा पी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये गामा गामा की वैल्यू याद रखनी है, मोनोटोमिक गैस के लिए 1.6 होती है, कहीं डायरेक्टली पूछते हैं, आपको याद होनी चाहिए। और गामा बराबर 1.4 फॉर डायटोमिक गैस, ये एयर को हम लोग डायटोमिक गैस ही मानते हैं। और गामा पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 1.4 से कम होती है, ठीक है, 1.2 1.3 कुछ भी हो सकती है। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। बीटा आइसोथर्मल में क्या आ रहा था, बीटा कंप्रेसिबिलिटी बराबर 1 अपॉन पी आ रही थी, यहाँ पे 1 अपॉन गामा पी आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से आप समझिएगा, बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए विस्कोसिटी होती क्या है, टू टू एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड रेजिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर। आप यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश आपको करता हूँ कि जैसे ये एक पाइप है, उसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये देखिए लाइन से मैंने दिखाया है। तो एट अ ये होती है, ऐसे दिखाएंगे तो ये क्या हो गई, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड हो गई, ठीक है। मान लीजिए ये है सरफेस पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगी, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगी, यहाँ पे उससे ज़्यादा होगी, और फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अभी इसको यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, अभी मैं विस्कोसिटी की डेफिनेशन बताता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वन लेयर टू एडजेसेंट लेयर, ठीक है। इसमें विस्कोसिटी में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई वन लेयर टू वन अनदर लेयर, जो अभी आपको दिखाया वो उसी की वजह से हो रहा था, ठीक है। विस्कोसिटी की डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। द टू एडजेसेंट लेयर the two adjacent layer of the fluid resist the motion of each other, ठीक है, रेजिस्ट करती है। तो इसीलिए वो जो अभी हमने बताया, इसीलिए कि फ्लूइड की वेलोसिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज होती चली जा रही थी एट सरफेस, इंक्रीज होती चली जा रही थी एट फ्री सरफेस, ठीक है। सच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू लेयर ऑफ द फ्लूइड, ये भी बता चुके हैं। बेसिक कॉज क्या है, कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल, कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। दो चीज़ें होती हैं विस्कोसिटी का, एक मॉलिक्यूल है मोमेंटम ट्रांसफ़र, एंड कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल। उसी से बेटा उसका कॉन्सेप्ट आता है वेल्टिंग और नॉन वेल्टिंग का। जैसे आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप थोड़ा सुनिए, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है। जैसे वाटर है और मरकरी है, आपको थोड़ा सा वाटर आपको हमने गिरा दिया आपकी शर्ट पे, तो देखेंगे वो गीली हो जाएगी वहाँ पे। लेकिन वही हमने अगर हनी ली, हनी थोड़ी सी गिराई तो गीली नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो
कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा है हनी की इन कंपेयर टू वाटर। ठीक है बेटा। फिर हम देखते हैं कोहेजन ऑफ गैस, हम जीरो ले लेते हैं। ठीक है। बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी हम पढ़ रहे हैं, कोहेजन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स तो वो कोहेजन दिखाता है, कोहेजन ऑफ गैस जीरो ले लेते हैं। विस्कोसिटी ऑफ गैस बहुत कम होगी ना इन कंपेयर टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है। ओके। आप देखेंगे कौन चीज़ हमें ज़्यादा गीली कर रही है। अब जैसे हवा में मॉइस्चर है तो गीला नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी को, हमारे कपड़ों को, लेकिन अगर लिक्विड है वो गीला कर देगा। वही हमने हनी का बताया था, अगर यहाँ पे हनी का लिख दो, विस्कोसिटी विस्कोसिटी यहाँ पे हनी लिख दो वो सबसे ज़्यादा है कि नहीं है। तो यहाँ विस्कोसिटी की बताया था, वो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का मैंने बताया था। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसे मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सही से बताऊँगा।